My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम सभी लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो सत्र 2021-22 का एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर था एजू बीएड 109B दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसमें जो प्रश्न पत्र आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस को देखा था और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। ऑब्जेक्टिव में कुल 40 प्रश्न आए थे सेक्शन बी में, जिसमें से जो प्रथम 20 क्वेश्चन थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 to 60, उन प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत जो सेक्शन बी के 20 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 to 80, उन प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था सेक्शन बी के, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 तक। आपके स्क्रीन पर देखिए प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन नंबर 61, प्रश्न संख्या 61। प्रश्न है क्वालिटीज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिटीज ऑफ काउंसलर। यहाँ पे होना चाहिए इक्वालिटीज लिखा हुआ है, इक्वालिटीज नहीं होगा बल्कि क्वालिटीज होना चाहिए। परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है वह है। क्वालिटीज दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर। योर ऑप्शंस आर ए गुड इंटेलिजेंस एबिलिटी या अच्छी बौद्धिक योग्यता, बी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन से ईगो या अभिमान, एंड डी अंडरस्टैंडिंग या समझ। तो परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि एक अच्छा जो परामर्शदाता होता है, एक जो अच्छा काउंसलर होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उसके अंदर अच्छी बौद्धिक क्षमता या गुड इंटेलिजेंस एबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग या समझ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द ईगो या अभिमान, यह यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। परामर्शदाता के गुणों में जो गुण सम्मिलित नहीं है वह है ईगो या अभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न है द स्पेसिफिक टेक्निक्स द काउंसलर शुड बी प्रोफिशिएंट इन। यहाँ पे प्रोफिशिएंट होगा, वो होना चाहिए स्पेलिंग में। हिंदी में देखें तो परामर्शदाता को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए वो कौन सा है। और आपके ऑप्शन हैं ए टेस्टिंग या परीक्षण, बी इंटरव्यू या साक्षात्कार, सी प्लेसमेंट या स्थापन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी या ऑल एबव। तो परामर्शदाता को जिन विशेष तकनीकों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए वो परीक्षण भी होता है, साक्षात्कार भी है और प्लेसमेंट भी है या स्थापन भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या ऑल एबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न है सेंट्रल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ब्यूरो वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था। एंड योर ऑप्शंस आर ए राधा कृष्णन कमीशन, बी मुदालियर कमीशन, सी कोठारी कमीशन, एंड डी वुड्स डिस्पैच। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो का गठन किया गया था वो किसकी सिफारिश पे किया गया था? वो किया गया था मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन की सिफारिश पे, मुदालियर आयोग की रिकमेंडेशंस पे। और मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना की थी। तो निर्देशन से केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना तकनीक सहायता देने और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन आंदोलन के स्तर पर उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जो है इस ब्यूरो की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा दैट इज द बी
दैट इज मुदालिर कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 या 1954 में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन से केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना तकनीक सहायता देने और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से किया गया था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64, प्रश्न संख्या 64 प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लोकेटेड। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी लोग जानते होंगे, इसके बारे में नाम भी सुना होगा। इसको क्या कहते हैं? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं NCERT। तो NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली है, मद्रास है, लखनऊ है या कोलकाता है? तो NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो है दिल्ली में। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दिल्ली। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उसके मुख्यालय जो है कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न है, वेयर उत्तर प्रदेश ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इज लोकेटेड, या उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ पर स्थित है? और आपके जो ऑप्शंस हैं दैट इज प्रयागराज, गया, लखनऊ या वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ पर है? वो प्रयागराज में स्थित है, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की सिफारिशों पर 1947 में जो है उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई? प्रयागराज में हुई है। किसकी सिफारिश पर हुई है? आचार्य नरेंद्र देव की सिफारिशों पर हुई है। कब हुई है? 1947 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न है, गिफ्टेड चाइल्ड हैव IQ, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका जो बुद्धि लब्ध होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ होता है, वो कितना होता है? ऑप्शन है 120 to 125, 90 to 110, 140 एंड एबव एंड 120 एंड एबव। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए उसमें जो प्रतिभाशाली बालकों की बात की जा रही है, उनकी जो IQ होती है वो क्या होती है? 140 से ऊपर होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 140 एंड एबव, या 140 और उससे अधिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 या प्रश्न संख्या 67। प्रश्न है, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ओरिजिनलिटी या मौलिकता, बी नोवेल्टी या नवीनता, सी डलनेस या जड़ता, एंड डी फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। तो जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसमें मौलिकता दैट इज ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी दैट इज नवीनता, एंड फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज लचीलापन, ये सभी आता है। जो जड़ता है या डलनेस है वह जो है क्रिएटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपने टॉरेंस का नाम सुना होगा जब क्रिएटिविटी पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू टॉरेंस ने जो क्रिएटिविटी की करैक्टरिस्टिक्स बताई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। द फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी या प्रवास, सेकंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी या नमनीयता, थर्ड वन इज ओरिजिनलिटी या मौलिकता, एंड फोर्थ वन इज इलेबोरेशन या विस्तारता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 68, प्रश्न संख्या 68। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? अर्थात स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन से बालक नहीं आते हैं? योर ऑप्शंस आर ए गिफ्टेड चाइल्ड या प्रतिभाशाली बालक, बी है हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड या श्रवण बाधित बालक, सी है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड या मानसिक मंदित बालक, एंड डी है नॉर्मल चाइल्ड या सामान्य बालक। तो जो प्रतिभाशाली है, श्रवण बाधित है, मानसिक मंदित बालक है, ये सभी के सभी विशिष्ट बालक हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? नॉर्मल जो चाइल्ड होता है वो जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत, विशिष्ट बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन उसमें स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत नहीं आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज नॉर्मल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, प्रश्न संख्या 69। प्रश्न है, बीने साइमन इज रिलेटेड टू विच टेस्ट, बीने साइमन का संबंध किस परीक्षण से है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण, बी पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण, सी क्रिएटिविटी टेस्ट या सृजनात्मकता परीक्षण, एंड डी एप्टीट्यूड टेस्ट या अभिक्षमता परीक्षण। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपने इंटेलिजेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पे बीने का नाम जरूर पढ़ा होगा। और बीने साइमन ने जो टूल बनाया है या बीने साइमन का जो संबंध वो किससे है? दैट इज फ्रॉम इंटेलिजेंस
टेस्ट या बुद्धि परीक्षण से है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न है द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड गाइडेंस इज। केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का स्थापना वर्ष है। और ऑप्शन सारी 1954, बी 1953, सी 1955 एंड डी 1956। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जब हम क्वेश्चन नंबर 63 की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने चर्चा किया था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1954 में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना की थी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो तकनीकी सहायता देने और माध्यमिक निर्देशन के क्षेत्र में तकनीकी सहायता देने और माध्यमिक स्तर पर निर्देशन आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य से की गई थी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1954 या 1954। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, क्वेश्चन नंबर 71। प्रश्न है वर्क ऑफ गाइडेंस सर्विस इज। निर्देशन सेवा का काम है। एंड ऑप्शंस आर ए इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम या समस्याओं का मूल्यांकन, बी सर्वे ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज या उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण, सी टेस्टिंग ऑफ टीचर्स गाइडेंस एबिलिटी या शिक्षकों की निर्देशन योग्यता की जांच, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जो गाइडेंस सर्विस होता है या निर्देशन सेवा होता है उसके अंतर्गत इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉब्लम या समस्याओं का मूल्यांकन आता है, सर्वे ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज या उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण भी आता है, टेस्टिंग ऑफ टीचर्स गाइडेंस एबिलिटी या शिक्षकों की निर्देशन योग्यता की जांच करना भी आता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। Next question, question number 72, that is on your screen, and question is how many decibels can a child with severe hearing impaired hear? गंभीर श्रवण अक्षमता वाले बालक कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है? और ऑप्शंस आर ए 54 डेसिबल्स, बी 65 डेसिबल, सी है 70 डेसिबल एंड डी है 20 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इस बात को ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, जो सामान्य बातचीत का स्तर होता है, उसका उसका जो ध्वनि होती है वो 65 डीबी या 65 डेसिबल के आसपास की होती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो सीवियर हियरिंग इम्पेयर्ड विद्यार्थी है या बालक है वो कितने डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन पाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज द 70 डेसिबल्स। क्यों? क्योंकि जो 54 डेसिबल तक के विद्यार्थी होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं वो होते हैं माइल्ड या किंचित लेस, मीन्स हल्का सा उनको जो है प्रॉब्लम होती है, माइल्ड हेयरिंग लॉस होता है। जो 65 डेसिबल में सामान्य बातचीत को नहीं सुन पाते हैं उनको हम कहते हैं मॉडरेट हेयरिंग लॉस वाला बालक, या मंद जो है उसके साथ जो है सुनने की मंद श्रवण अक्षमता होती है। और पहला जो है किंचित श्रवण अक्षमता होती है जो 54 डेसिबल तक के नहीं सुन पाते हैं, और 65 नहीं सुन पाएगा तो मंद श्रवण अक्षमता है। अब उससे ऊपर अगर जो साउंड है, आवाज है, वो जो है 70 डेसिबल तक का है और उसको भी बालक नहीं सुन पाता है तो उसको हम कहते हैं कि वह सीवियर हियरिंग जो है इम्पेयर्ड है या सीवियर हियरिंग लॉस वाला है, गंभीर श्रवण अक्षमता वाला बालक। और ये प्रश्न भी वही है कि इस गंभीर श्रवण अक्षमता वाले बालक कितने डेसिबल की ध्वनि नहीं सुन सकते? तो 70 के आसपास, या 70 से लेके फ्रॉम 71 to 90 या 70 से लेके 90 तक के बीच अगर कोई ध्वनि है और उसका जो है जो ध्वनि का जो डेसिबल है वो 70 से लेके 90 तक है और उसको भी कोई विद्यार्थी या बालक नहीं सुन पाता तो हम कहेंगे कि वह गंभीर श्रवण अक्षमता वाला बालक है। तो इन दिस वे यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। और ये जो 20 डेसिबल की बात कर रहे हैं, अगर 20 डेसिबल तक की आवाज़ को नहीं सुन पाता है वो, तो हम कहेंगे को स्लाइट हियरिंग लॉस वाला विद्यार्थी, मीन्स हल्का फुल्का उसको श्रवण अक्षमता है, स्लाइट हियरिंग लॉस है। तो इस तरह से जो हियरिंग लॉस का कंसेप्ट उसको आप समझ लीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जो 65 डेसिबल है वो लगभग सामान्य बालकों या सामान्य आवाज़ होती है। जो बालक 65 डेसिबल की जो रेंज की जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसको नहीं सुन पाते तो उसको कहते हैं मॉडरेट हियरिंग लॉस वाला विद्यार्थी है। उससे अधिक मीन्स 70 डेसिबल तक की ध्वनि है और उसको भी नहीं सुन पा रहा है विद्यार्थी, तो उसको हम कहते हैं कि वह सीवियर हियरिंग लॉस वाला विद्यार्थी है, जो है गंभीर श्रवण अक्षमता वाला बालक। और बात रही 54 डेसिबल तक की आवाज़ अगर नहीं सुन पाता तो उसको हम कहते हैं कि माइल्ड हियरिंग लॉस है। और ये 20 डेसिबल तक की आवाज़ नहीं सुन पाता है तो स्लाइट हियरिंग लॉस है।
जब सीवियर हियरिंग इम्पेयर्ड की बात आती है तो उसका जो रेंज है वो रेंज है 70 to 90 डेसिबल्स। 70 to 90 डेसिबल्स तक की आवाज़ को जो बालक नहीं सुन पाते हैं उसको हम कहते हैं क्या, सीवियर हियरिंग इम्पेयर्ड या गंभीर श्रवण अक्षमता वाला बालक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न संख्या 73। प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है? विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन? एंड ऑप्शंस आर ए देवनागरी स्क्रिप्ट और देवनागरी लिप, बी ब्राह्मी स्क्रिप्ट या ब्राह्मी लिप, एंड सी ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिप, एंड डी नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि जो दृष्टिहीन बालक होते हैं या जो ऐसे बालक जिसको हम कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन या दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा में कौन सी लिप प्रयोग की जाती है? दैट इज द ब्रेल स्क्रिप्ट या ब्रेल लिप का प्रयोग होता है। सो हियर द सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, ब्रेल लिप। अब बात आती है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न और बन सकता है कि ब्रेल लिप का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रेल लिप का आविष्कार सन 1821 में 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी थे जिनका नाम था लुई ब्रेल। लुई ब्रेल के द्वारा जो है इस ब्रेल लिप का आविष्कार किया गया था। कब किया गया था? 1821 में। किसने किया? लुई ब्रेल ने किया। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दृष्टिहीन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ काउंसलिंग? निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श की प्रविधि है? एंड योर ऑप्शंस आर ए एक्सेप्टेंस टेक्निक दैट इज स्वीकृत प्रविधि, बी रीस्टेटमेंट टेक्निक दैट इज पुनरावृत्ति प्रविधि, सी क्लैरिफिकेशन टेक्निक दैट इज स्पष्टीकरण प्रविधि, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो जो परामर्श की प्रविधियां हैं टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, उसमें एक्सेप्टेंस, रीस्टेटमेंट, क्लैरिफिकेशन सभी आते हैं। तो सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो उपयुक्त सभी या डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, क्वेश्चन नंबर 75। प्रश्न है, नीड ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज अप टू, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए प्राइमरी लेवल, बी प्राथमिक ए है प्राथमिक स्तर तक, बी सेकेंडरी लेवल या माध्यमिक स्तर तक, सी हायर लेवल या उच्च स्तर तक, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। हम सभी लोग जो है टीचिंग प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, तो एजुकेशनल गाइडेंस शैक्षिक निर्देशन कब देते हैं हम अपने बच्चों को? जब हमारा विद्यार्थी प्राथमिक स्तर पर होता है तब भी उसको शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है, माध्यमिक स्तर पर भी उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, और हायर लेवल या उच्च स्तर पर भी उसको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, प्रश्न संख्या 76। प्रश्न है, द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज, व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। एंड ऑप्शंस आर ए टू मेक सजेशंस इन द सिलेक्शन ऑफ द स्कूल, विद्यालय के चयन में सुझाव देना, बी हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट इन ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में समायोजन में सहायता देना, सी टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज या पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेने का प्रोत्साहन देना, एंड डी हेल्पिंग स्पेशल चिल्ड्रन या विशिष्ट बालकों की सहायता करना। अब ये 4 विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्प में से आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है उसको बताना है। क्वेश्चन है, द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, विद्यालय का चयन करना क्या है? व्यावसायिक निर्देशन नहीं होगा बल्कि एजुकेशनल गाइडेंस का शैक्षिक निर्देशन होगा। पाठ्यगामी क्रियाओं में भाग लेना भी क्या है? शैक्षिक निर्देशन। और विशिष्ट बालकों की सहायता करना भी ये पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल गाइडेंस हो जाएगा। व्यवसाय में समायोजन में सहायता करना ये व्यवसाय से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट इन ऑक्यूपेशन इज द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न संख्या 77। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू गाइडेंस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्देशन से संबंधित नहीं है? एंड योर ऑप्शंस आर ए गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बी गाइडेंस कंफ्यूजेस द पर्सन, निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करता है, सी गाइडेंस सोच पाथ टू अ पर्सन, निर्देशन व्यक्ति को मार्ग दिखाता है, एंड डी गाइडेंस इज अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, या निर्देशन एक संगठित प्रक्रिया है। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन निर्देशन से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू गाइडेंस? तो पहला ऑप्शन है गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह रिलेटेड है।
सी है गाइडेंस सोच पास टू अ पर्सन, ये भी रिलेटेड है, और गाइडेंस इज ए ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, ये भी रिलेटेड। लेकिन जो गाइडेंस कंफ्यूजेस द पर्सन या निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करता है, यह सही ऑप्शन नहीं है, इसका संबंध निर्देशन से नहीं है। हम तो इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। निर्देशन से संबंधित कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन जो दिया हुआ है कि गाइडेंस कंफ्यूजेस द पर्सन या निर्देशन व्यक्ति को भ्रमित करता है, यह गलत है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, प्रश्न संख्या 78। प्रश्न है विच चिल्ड्रेन आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन सोसाइटी एंड स्कूल, कौन से बालक समाज तथा विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते हैं? अब आपके ऑप्शंस हैं, ए बैकवर्ड चिल्ड्रेन या पिछड़े बालक, बी प्रॉब्लम चिल्ड्रेन या समस्यात्मक बालक, सी है गिफ्टेड चिल्ड्रेन या प्रतिभाशाली बालक, एंड डी है मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन या मंद बुद्धि बालक। अब यहाँ पे यह प्रश्न जो है थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है कि कौन से बालक हैं जो समाज तथा विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते हैं? तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो तो कर ही लेता है, समस्यात्मक बालक के साथ कोई समस्या होती है, और मंद बुद्धि बालक जो होता है वो मंद बुद्धि वाला होता है। और जो पिछड़ा बालक है, पिछड़े बालक की बात करें तो जो पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक में सामाजिक समायोजन की क्षमता नहीं होती है, वह अपने परिवार, विद्यालय, समाज और मित्र मंडली के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बैकवर्ड चिल्ड्रन जो ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन वो राइट होगा, क्योंकि जो पिछड़े बालक होते हैं वह अपने परिवार में, विद्यालय में, समाज में और मित्र मंडली के साथ अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज द पिछड़े बालक या बैकवर्ड चिल्ड्रन। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, प्रश्न है नेम द पर्सन हु इज क्रेडिटेड फॉर गाइडेंस मूवमेंट, निर्देशन क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? ऑप्शन आर ए आइंस्टीन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी फ्रैंक पार्सन्स एंड डी गिलफर्ड। अब ये आपने गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ी होगी, तो इसमें से किसका नाम आपने पढ़ा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में? आइंस्टीन का नहीं पढ़ा होगा, जॉर्ज वाशिंगटन नहीं पढ़ा होगा, गिलफर्ड नहीं पढ़ा होगा, बल्कि फ्रैंक पार्सन्स का नाम आपने सुना होगा। तो वोकेशनल गाइडेंस जो होता है, वोकेशनल गाइडेंस वाज स्टार्टेड इन 1907। इट वाज फाउंडेड बाय फ्रैंक पार्सन्स एज ही क्रिएटेड द फर्स्ट मेथोडोलॉजी ऑफ कैरियर गाइडेंस। तो कैरियर गाइडेंस की फर्स्ट मेथोडोलॉजी किसने बनाई थी? फ्रैंक पार्सन्स ने बनाई थी, और इसीलिए फ्रैंक पार्सन्स को निर्देशन क्रांति का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फ्रैंक पार्सन इज आल्सो नोन इज द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। जो वोकेशनल गाइडेंस होता है, व्यावसायिक निर्देशन होता है, उसके जनक भी फ्रैंक पार्सन्स को कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, प्रश्न है गाइडेंस प्रोसेस इज, निर्देशन की क्रिया है, ए फॉर्मल, बी इनफॉर्मल एंड सी बोथ ए ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड डी नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब गाइडेंस की बात करिए, निर्देशन की बात करते हैं, तो जो प्रोफेशनल गाइडेंस होता है, प्रोफेशनल गाइडेंस इज अ फॉर्मल गाइडेंस, है फॉर्मल प्रोसेस। जो इनफॉर्मल या एडवाइस दिया जाता है दैट इज द इनफॉर्मल गाइडेंस। तो इस तरह से जो गाइडेंस है दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 80 द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गाइडेंस प्रोसेस इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 29 जून 2022 अर्थात 29 जून 2022 को जो एजुबीड 109B निर्देशन और परामर्श की मूल सिद्धांत या फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का परीक्षा हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन सर्च द प्ले वीडियोज़ फ्रॉम द प्ले लिस्ट। आप प्ले लिस्ट में से अपने काम की वीडियोज़ को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द ऑल ऑप्शन। आप उसमें से ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे
आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।